अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जावा बेसिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ जावा। जावा इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is created in 1995. Java is owned by the company Oracle and Java runs on 3 billion devices. तो आगे हम देखते हैं जावा के यूजेस। जावा यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशन में लिए, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसके अलावा गेम डेवलपमेंट में एंड मच मोर। Java works on different platforms. It is the one most of popular programming language in the world. It is easy to learn and simple to use. Java is open source and free. It is secure, fast and powerful. क्यों यूज़ करते हैं? जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स। और इसके अलावा जावा इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज programming language in the world. Java is easy to learn and simple to use. It is open source and free. Java secure है, fast है and powerful है। नेक्स्ट हम देखते हैं जावा सिंटैक्स। यहाँ हमारे पास मेन क्लास के नाम के साथ एक प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे पास आता है मेन मेथड, जिसमें हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। और देन हमारे पास आ जाता है, ये देखिए मेन मेथड में हम यूज़ करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम आउटपुट लाइन। ये लाइन इसलिए यूज़ होती है टू प्रिंट अ लाइन टेक्स्ट टू द स्क्रीन। जैसे हम रन करके देखते हैं, और ये जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन में हम जो भी लाइन लिखेंगे वो उसको डबल कॉलम में लिखेंगे, प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपना नेम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। तो जिस भी लाइन को हम डबल कोट्स में लिखेंगे और उसको रन करेंगे और वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन के पैरेंथेसिस में होगी, वो लाइन आपके सामने आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। देखिए प्रिंट हो गया है, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जावा कमेंट्स। कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने लिखे हुए कोड को ईजिली रीडेबल बना सकें, ताकि हमें पता लग सके कौन सा मेथड कहाँ शुरू हो रहा है और कौन सा मेथड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये डेवलपर अपनी आसानी के लिए कमेंट्स यूज़ करता है। जो सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश। और जो भी टेक्स्ट होगा डबल स्लैश के दरमियान, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो जावा का कोड होगा उसमें वो उसमें उसका आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे हम इसे रन करके देखते हैं, यहाँ हमने लिखा हुआ है डबल फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ दिस इज़ अ कमेंट। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। आउटपुट में हमारे पास वही लाइन प्रिंट होगी जो कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन में हमारे पास लिखी हुई है, हेलो वर्ल्ड। लाइन कमेंट्स के लिए हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है, जबकि मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं स्लैश और स्टैरिक के साथ, और उसको एंड करते हैं स्टैरिक और स्लैश के साथ। तो पहले हम स्लैश लिख के फिर स्टैरिक लगाएंगे जब हमने कमेंट शुरू करना है, और जहाँ को कमेंट हमने ख़त्म करना है वहाँ हम पहले स्टैरिक लगाएंगे और फिर स्लैश लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं वेरिएबल के, जैसे कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग टेक्स्ट को स्टोर करता है, जैसे कि कोई कोई लाइन लिखी हुई हो, उस स्ट्रिंग में जो हम लिखते हैं बात वो डबल कोट्स के दरमियान लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हेलो, हेलो को हमने डबल कोट्स में किया हुआ है। तो जो भी वर्ड हमने स्ट्रिंग में स्टोर कराना है उसके लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है इंट की। तो इंट जो है वो स्टोर करता है इंटीजर टाइप। इंटीजर होते हैं होल नंबर, 0 1 2 और माइनस वाली वैल्यूज़ भी, जैसे कि 1 2 3 और -1 2 3। तो सारी होल नंबर वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर में स्टोर होंगी। उसके बाद है फ्लोट वेरिएबल। फ्लोट वेरिएबल स्टोर करता है डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़, जैसे कि 19.9 एंड 19.4। तो जिस भी वैल्यू में पॉइंट होगा तो उसको हम फ्लोट वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चार। तो चार यूज़ होता है करेक्टर्स वर्ड की स्टोरिंग के लिए, जैसे कि हमारे पास है ए और बी। तो जो चार वैल्यूज़ होती हैं करेक्टर वैल्यूज़ को हम सराउंड करते हैं सिंगल कोट के साथ। और स्ट्रिंग और करेक्टर में यही फ़र्क है, तो स्ट्रिंग में हम डबल कोट यूज़ करते हैं और करेक्टर में हम सिर्फ सिंगल कोट यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन।
तो बूलियन को हम यूज़ करते हैं किसी भी दो वैल्यू को ट्रू और फाल्स, और बूलियन को हम यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को ट्रू और फाल्स करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि पहले हम वेरिएबल की टाइप लिख देंगे, अगर वो स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग लिख देंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिख देंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास है स्ट्रिंग नेम। तो हमने पहले वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर की कि वो स्ट्रिंग टाइप है, और नेक्स्ट हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया कि उसका नाम है नेम। तो इसे हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो बाद में हम उसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन के साथ प्रिंट करवा रहे हैं नेम को। तो नेम को हमने एक वैल्यू असाइन की थी जॉन, और जॉन हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है, मतलब ये स्ट्रिंग है। तो नेम की वैल्यू यहाँ जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो जॉन प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है हम किसी नंबर को स्टोर करने के लिए, तो नंबर जो सारे होल नंबर हैं वो आते हैं इंटीजर कैटेगरी में। तो इंटीजर के लिए हम सबसे पहले उसकी टाइप डिक्लेयर करेंगे इंटीजर, और उसके साथ हम कोई भी नेम लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का। तो उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे 15, और जब हम सिस्टम प्रिंट लाइन करेंगे तो माई नम की 15 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हम किसी एक वैल्यू को एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले देखिए हमने डिक्लेयर किया है इंट माई नम, तो इन माई नम की वैल्यू हमने असाइन किया है 15। तो नेक्स्ट हम जब लिख रहे हैं माई नम इक्वल 20, तो अब जो माई नम की वैल्यू है वो 20 हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब हम सिस्टम प्रिंट लाइन करेंगे तो माई नम की वैल्यू जो है वो 20 प्रिंट। फिर नेक्स्ट है फाइनल वेरिएबल। अगर हम किसी वेरिएबल की टाइप से पहले लिख रहे हैं फाइनल, जैसे हमने लिखा हुआ है फाइनल इंट और माई नम, तो जो इंटीजर का ये वैल्यू है वो फाइनल रहेगी। अब 15 हमने वैल्यू असाइन कर दिया है, तो जब हम नेक्स्ट इसकी वैल्यू को 20 करेंगे तो हमारे पास जो कंपाइलर है वो हमें एरर देगा कि आप किसी फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हम वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट लाइन मेथड के साथ, तो हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रिंग नेम। नेम को हमने वैल्यू असाइन किया है जॉन, और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन में हम लिखा हुआ है, हमने पहले स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हेलो। हेलो के साथ हम प्लस यूज़ कर रहे हैं और साथ नेम का वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, तो जो इसका जो आउटपुट होगा उसमें लिखा जाएगा हेलो जॉन। इसी तरह हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी आपस में प्लस कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम, उसमें उसको हमने असाइन किया है जॉन, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास है लास्ट नेम जिसको हमने ज्वाइन के असाइन किया है डो। तो जब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग फुल नेम, और उसको हम असाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो उन दोनों नामों को कंबाइन करके फुल नेम में वो स्टोर हो जाएगा, और जब हम प्रिंट लाइन में उसको फुल नेम को करेंगे एग्जीक्यूट तो हमारे पास आउटपुट आएगा जॉन डो। इसी तरह हम दो इंटीजर वैल्यूज़ को भी हम आपस में सम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इंटीजर है एक्स और दूसरा इंटीजर है वाई, और एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 6। तो नेक्स्ट हम जो प्रिंट लाइन में लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई है, तो इसकी वैल्यू असाइन होकर आ रही है 6 प्लस 5 11, और इसका जो आउटपुट है वो 11 है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, वो भी सेम टाइप के। तो इंट को हमने एक वैल्यू असाइन की है, इंट एक्स को 5, इंट वाई को हमने वैल्यू असाइन की है 6, और इंट जेड को हमने वैल्यू असाइन की 50। तो हम इसका आउटपुट जो ले रहे हैं वो एक्स प्लस वाई प्लस जी ले रहे हैं, तो इनका आउटपुट ये तीनों वैल्यूज प्लस हो गए 61 इसका आउटपुट आएगा। तो इसी तरह हम एक ही लाइन में तीनों वैल्यूज़ को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जिस तरह हमने लिखा है इंट एक्स, इनको हमने डिफाइन कर दिया है कि जो इस लाइन में सारे वेरिएबल आ रहे हैं वो सारे इंटीजर टाइप के हैं। तो एक्स हमारे पास 5 के इक्वल है और वाई इक्वल 6 के, और जेड को वैल्यू असाइन हुई है 50। तो इस तरह हम एक लाइन में भी सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक ही वैल्यू को काफ़ी सारे वेरिएबल्स यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहली लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंट एक्स वाई जी, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल 50, यानी तीनों वेरिएबल्स को हमने एक ही वैल्यू दे दी है 50। और जब हम इसका प्रिंट लाइन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखें जब इसको हम रन करवाते हैं तो इसका आउटपुट आता है 150, यानी कि तीनों वैल्यूज़ जो थी उनको, तीनों वेरिएबल जो थे उनको एक ही वैल्यू साइन हो गई 50, और वो तीनों 50 जो आपस में प्लस हो के फिर उसका आउटपुट दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जावा की डेटा टाइप्स। तो उसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि इंटीजर में हमारे पास हमने वैल्यू वेरिएबल को दी हुई है 5, और वेरिएबल का नाम हमारे पास माई नाम, और फ्लोट में हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है माई फ्लोट नाम, और उसको हमने
5.99 वैल्यू दी हुई है। और जहाँ भी हम फ्लोट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसमें हम वैल्यू के साथ एफ ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि उससे क्लियर हो जाए कि ये फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू है। और कैरेक्टर को माई लेटर हमने वेरिएबल लिखा है और उसके साथ हमने वैल्यू असाइन की है डी। और बूलियन माई बूल में हमने होता है ट्रू फॉल्स और उसको ट्रू दिया हुआ है। और स्ट्रिंग में हम जो भी वैल्यू असाइन करते हैं वो डबल कोट्स में होती है, तो इसी तरह उसमें हमने हेलो की हुई है। उसके बाद जो डाटा टाइप्स हैं वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप है प्रिमिटिव डाटा टाइप और दूसरा ग्रुप है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसमें आता है बाय, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैरेक्टर वैल्यूज। और इसके अलावा जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसमें हमारे पास आते हैं वेरिएबल, स्ट्रिंग, अरेज और क्लासेस। तो इसके बाद हम इनकी साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। बाइट का जो साइज़ है वो सिस्टम पे ये स्टोर करता है अपनी मेमोरी 1 बाइट में। शॉर्ट इसी तरह 2 बाइट होता है, इंटीजर 4 बाइट, लॉन्ग का साइज़ 8 बाइट होता है, फ्लोट का भी 4 बाइट होता है और डबल का साइज़ भी 8 बाइट होता है। बूलियन 1 बिट का होता है। और उसके अलावा जो करेक्टर है वो होता है 2 बाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रिमिटिव नंबर, उसके भी दो ग्रुप हैं। और फर्स्ट ग्रुप है इंटीजर टाइप्स और दूसरा ग्रुप है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। इंटीजर टाइप में हमारे पास आ जाता है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग वैल्यूज़। और फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास आता है फ्लोट एंड डबल वैल्यू। तो इंटीजर टाइप में हम देखते हैं बाइट। तो बाइट वेरिएबल जो है उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं होल नंबर, लेकिन उसकी लिमिट है -1 to 8 से +1 to 7 के दरमियान। तो जहाँ हम बाइट यूज़ कर रहे हैं वहाँ हम सिर्फ इन दो वैल्यूज़ के दरमियान ही कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट शॉर्ट की भी लिमिट है, उसकी लिमिट थोड़ी बाइट से ज़्यादा है। तो इसी तरह हम शॉर्ट की वैल्यूज़ में भी उसकी असाइन की हुई जो दो वैल्यूज़ हैं उसके दरमियान ही जो लिमिट है उसकी, उसी में हम उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर्स का जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इस तरह ज़्यादातर हमारे पास जावा में यूज़ होता है इंटीजर ही। इंटीजर को प्रेफर किया जाता है कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो इंटीजर वेरिएबल यूज़ होता है और उसमें हम काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग लॉन्ग में हमारे पास सबसे ज़्यादा लिमिट है और इस बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम लॉन्ग के साथ स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन वेरिएबल के हम बूलियन में कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है बूलियन इज जावा फन और इसको हमने वैल्यू असाइन किया है ट्रू। बूलियन में होता है ट्रू और फॉल्स का काम। तो नेक्स्ट हमारे पास लाइन है बूलियन इज फिश टेस्टी और इसको हमने वैल्यू असाइन की हुई है फॉल्स। तो जब हम इसको रन करेंगे तो जब ये सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन में हमने इस जावा फन लिखा है और इस जावा फन का तो आंसर है ट्रू और नीचे वाली जो लाइन है इस फिश टेस्टी वाले का उसका है फॉल्स, तो हमारे पास आउटपुट में आएगा ट्रू और फॉल्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है करेक्टर्स। और करेक्टर्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं 4 लिख के, उसके बाद हम वेरिएबल कोई भी असाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी बी और इसको हम सिंगल कोट के साथ यूज़ करते हैं। तो जब हम सिस्टम डॉट रन करेंगे माई ग्रेड तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा बी। इसी तरह हमने नीचे और वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं 4 माई वेरिएबल 1 इक्वल 65, माई वेरिएबल 2 इक्वल टू 66, माई वेरिएबल 3 इक्वल टू 67। तो इसमें हमारे पास ये होते हैं अमेरिकन जो लैंग्वेज है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास जो अब कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें इनके कोड्स होते हैं। तो 65 पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए और 66 पे हमारे पास होता है बी और 67 पे होता है हमारे पास सी। तो जब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं तो करेक्टर में हमारे पास ए बी सी प्रिंट हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें जो ए की वैल्यू होती है वो 6 और 5 होती है और इसी तरह बी की वैल्यू 6 होती है। तो इस वजह से हमारे पास ये ए बी सी प्रिंट करवा। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। स्ट्रिंग डाटा टाइप में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ग्रीटिंग और उसको हमने असाइन किया हुआ है हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे ग्रीटिंग के साथ तो ग्रीटिंग को हमने वैल्यू जो असाइन की हुई है हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी जो वैल्यूज़ है उसको एक दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हम वाइट, शॉर्ट और चार को आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं वाइडनिंग कास्टिंग। तो वाइडनिंग कास्टिंग में हम करते हैं जब हम किसी स्मॉलर साइज़ की डाटा टाइप को किसी लार्जेस्ट साइज़ की डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो पहले हम हमारे पास है स्मॉलर डाटा टाइप और वो है इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास है 9। तो नेक्स्ट हमने जो मेथड यूज़ कर रहे हैं हम डबल
माई डबल, तो डबल डेटा टाइप है और उसके बाद जो माई डबल है उसका वेरिएबल है और उसको हमने इक्वल किया हुआ है माई इंटीजर के। माई इंटीजर हमारे पास इंटीजर का वेरिएबल था, तो जो ये 9 होगी उसकी वैल्यू अब डबल हो जाएगी। तो जो सिस्टम डॉट प्रिंट आउट हम करेंगे माई इंट, उसका आउटपुट तो 9 आएगा, लेकिन जब हम माई डबल करेंगे तो उसमें हमारे पास माइंड की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गई है, तो जो डबल है उसमें तो वैल्यू पॉइंट के साथ आती है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 9.0। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नैरोइंग कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग में ये है कि हम जब लार्जर वैल्यू से स्मॉल साइज वाले डाटा टाइप में आ रहे हैं, तो कुछ जैसे हमने ऊपर इंट से डबल में गए थे, इसी तरह अब डबल से इंटीजर में आ रहे हैं। तो डबल में हमारे पास वैल्यू थी 9.78 डी, उसको अब हम इंटीजर में ला रहे हैं, तो उसको इंट लगा के माई डबल कर देंगे, तो माई डबल वाली वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ जब हम आउटपुट करेंगे माई डबल को तो उसका आउटपुट आएगा 9.78, और माई इंटीजर को इनपुट करेंगे तो उसका आंसर सिर्फ 9 आएगा, यानी वो डेसिमल वाली वैल्यू को आउट प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास है जावा ऑपरेटर्स, जो कुछ साइन यूज़ होते हैं कुछ ऑपरेशंस करने के लिए। जैसे हमारे पास प्लस का साइन यूज़ होता है सम का ऑपरेशन करने के लिए, तो जब हम इंडेक्स को 100 प्लस 50 कर रहे हैं तो एक्स में वैल्यू स्टोर होगी 150। इसी तरह हमारे पास सम वन में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 100 प्लस 50, और सम टू में हम कर रहे हैं सम वन का जो आंसर है उसमें हम प्लस कर रहे हैं 250। तो उसका जो ऊपर वाला 150 है वो आएगा सम वन में, और उसके साथ 250 और प्लस होगा और इसका आउटपुट होगा 400, यानी इसमें 400 वैल्यू स्टोर होगी। और नेक्स्ट इसी तरह हम सम टू को सम थ्री में हम वैल्यू साइन कर रहे हैं सम टू प्लस सम टू, यानी सम टू दो बार प्लस हो जाएगा, यानी 400 प्लस 400 800 इसका आउटपुट आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑपरेटर जो किस किस फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जो प्लस का ऑपरेटर है वो एडिशन के लिए है, जो माइनस वो सब्ट्रैक्शन, और जो स्टेरिक है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो स्लैश है उसका हम यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए। और जो ये परसेंटेज का साइन है ये यूज़ होता है मॉडुलस, यानी किसी एक वैल्यू को जब हम किसी के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो आता है इस मॉडुलस के साइन के साथ। और प्लस प्लस में इंक्रीमेंट होती है, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जैसे एक्स की वैल्यू वन है तो उसके साथ अगर हम प्लस प्लस लगाएंगे तो वो वैल्यू टू हो जाएगी। और इसी तरह डिक्रीमेंट के लिए हम माइनस माइनस यूज़ करते हैं। और जो इक्वल का साइन है वो यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। और इसके अलावा जो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें होता है प्लस इक्वल। और जैसे देखिए अब इंट एक्स इक्वल 10 था और उसके साथ हम अब ऑपरेटर यूज़ किया एक्स के साथ प्लस और इक्वल, तब एक्स की वैल्यू में प्लस हो रहा है 5, तो इसका जो वैल्यू नेक्स्ट स्टोर होगी वो होगी 10 + 5, यानी इक्वल 15 इसकी वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जावा की स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग यूज़ होती है ताकि हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकें, और जो स्ट्रिंग के साथ हम टेक्स्ट स्टोर करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं डबल कोट्स के साथ। जैसे हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की और उसका नाम डिक्लेयर किया ग्रीटिंग, और उसको हमने वैल्यू दी टेक्स्ट की हेलो, और हेलो को हमने डबल कोट्स में किया हुआ है साउंड। और नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग की लेंथ। तो अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ को अगर काउंट करना चाहें तो उसके पास हमारे पास फंक्शन होता है डॉट टीएक्सटी के साथ डॉट और लेंथ। टीएक्सटी हमारे पास है स्ट्रिंग का नेम, पहले हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, और उसके हमने वैल्यू दी है ए बी सी डी एफ कंप्लीट ए टू सी। और हम प्रिंट लाइन में हमने लिखा है द लेंथ ऑफ द टीएक्सटी स्ट्रिंग इज, ये तो टेक्स्ट प्रिंट होगा ना क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स में किया हुआ है साउंड। और उसके साथ साथ हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया और नेक्स्ट लिखा है टी एक्स डॉट लेंथ, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो उसके साथ होगी प्रिंट। तो इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे इसका आउटपुट आ रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 26, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इस तरह ये फंक्शन है टी एक्स टी डॉट, यानी टी एक्स टी है स्ट्रिंग का नेम, अगर स्ट्रिंग का नेम हमारे पास ए होता तो हम लिखते ए डॉट लेंथ। स्ट्रिंग का जो भी नेम होगा उसको हम कॉल करेंगे डॉट लेंथ के साथ, साथ में पैरेंथेसिस, तो उसमें हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आ जाएगी आउटपुट में। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग के और मेथड हैं। अगर हमने लोअर केस में लिखे हुए हैं टेक्स्ट को तो उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमने टेक्स्ट को अपर केस में लिखा हुआ तो हम उसको लोअर केस में कर लिख सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की टेक्स्ट और उसको हमने वैल्यू दी हुई है हेलो वर्ल्ड, और जब हम उसको फंक्शन लगा रहे हैं टी एक्स सी के साथ डॉट टू अपर केस, यानी टू अपर केस का मतलब है जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं टेक्स्ट है उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर दें, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड।
और इसी तरह हमने नीचे फंक्शन लगाया टू लोअर केस में, तो लोअर केस में हमारे पास जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन वो सारे कीवर्ड की जो वर्ड एंड टेक्स्ट हैं वो लो में होंगे, लोअर केस में होंगे। तो इसी तरह अब अगर हम किसी स्ट्रिंग के करैक्टर को हमने लोकेट करना है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, उसी उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम रन करके देखते हैं। हमारे पास हमने पहले स्ट्रिंग बनाई प्लीज़ लोकेट वेयर लोकेट अकर। तो अब हमने लोकेट को करना था लोकेट, ये तो हमने वैल्यू लिखी हुई है डबल कोड में, तो ये तो वैसे की वैसे एक किस्म की असाइन हुई हुई है। तो जब हम फंक्शन दिया है इसमें, उसमें हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा, डॉट लिखा, उसके साथ हमने लिखना है इंडेक्स ऑफ, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने डबल कोट्स में लिखना है वो वर्ड जिसकी हमने इंडेक्स यानी उसका लोकेशन फाइंड करना है। तो इसका लोकेशन फाइंड होगा कि ये कहाँ आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं प्लीज़ के बाद हमारे पास प्लीज़ के वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमारे पास 7 पे आएगा लोकेट, यानी लोकेट शुरू हो रहा है 7 नंबर पे। जैसे वो हमारे पास था प्लीज़ लोकेट, और प्लीज़ पे पी पे हमारे पास 0 है, एल पे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे हमारे पास है स्पेस, तो स्पेस भी यहाँ काउंट तो होनी होनी है। तो इसके बाद लोकेट आ रहा है 7 नंबर पे शुरू हो रहा है। तो जब हम इसका इंडेक्स फाइंड करेंगे तो लोकेट हमारे पास 7 का आउटपुट आएगा। सर हमारे पास है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का भी वही फंक्शन है जो प्लस का फंक्शन है, लेकिन स्ट्रिंग में यह होता है, इंटीजर में तो हमारे पास वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं प्लस के साथ, लेकिन स्ट्रिंग में यह होता है कि वो वैल्यूज़ कंबाइन होके जाती हैं। जैसे हमारे पास था फर्स्ट नेम में जॉन और लास्ट नेम में था डो, तो हमने फर्स्ट नेम के साथ प्लस कर दिया लास्ट नेम, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा जॉन डो। तो दरमियान में हमने डबल कोट्स में स्पेस दिया, वो मतलब ये कि इन दोनों नाम के दरमियान में एक स्पेस आ जाएगा नेम का जब प्रिंट होगा। तो कॉनकैट मेथड भी यूज़ हो सकता है जिसमें हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्रेस करने के लिए। तो वो ऐसे यूज़ होगा कि हम प्रिंट लाइन में हम लिखेंगे फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट, और उसके बाद ब्रैकेट में हम लिख देंगे लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के साथ कॉनकैट, यानी कॉनकैट एक किस्म का ज्वाइन का मतलब ही है, ज्वाइन हो जाएगा फर्स्ट नेम में लास्ट नेम, और लास्ट नेम दोनों का कंबाइन होकर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास जॉन डो। तो एडिंग नंबर और स्ट्रिंग में ये होता है कि प्लस ऑपरेटर यूज होता है हमारे पास ऐड करने के लिए, और लेकिन स्ट्रिंग में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो आपस में कंबाइन होके आ जाएगी, वो सम नहीं होगी। जैसे हमारे पास है इंटीजर में हमने वैल्यूज प्लस की हैं 10 और 20 को, उसका आंसर आ रहा है 30, लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग एक्स को वैल्यू दी हुई है 10 और स्ट्रिंग वाई को दी हुई है 20, तो जब हम इनका प्लस निकालेंगे स्ट्रिंग जेड को एक्स प्लस वाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1020, यानी 1020 आपस में कंबाइन होके आ गए हैं, ये सम नहीं हो रहे। तो स्ट्रिंग में और इंटीजर में ये फ़र्क होता है। तो इसी का देखें स्ट्रिंग एक्स है 10 और इंटीजर वाई है इक्वल 20, तो जब हम स्ट्रिंग जेड कर रहे हैं एक्स प्लस वाई, तो जेड का जो आंसर आएगा वो भी इसी तरह आएगा 10 0 20, क्योंकि पहली वैल्यू तो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में तो अब इंटीजर ऐड नहीं होगा, तो वो तो प्लस होके ही आ जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग जेड। तो स्ट्रिंग में वैल्यूज़ हमारे पास जो होंगी वो कंबाइन हुई हुई आएंगी, ऐड हुई हुई यानी सम हुई हुई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रिंग है वो पहले से डबल कोड में लिखी हुई है, तो अगर हम टेक्स्ट में डबल कोड यूज़ करेंगे तो इस तरह तो जो जावा का कंपाइलर है वो तो एरर जनरेट कर देगा। तो इन एरर से बचने के लिए जो जावा के रूल्स हैं उनमें डिफाइन ये है कि जो हमारे पास कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि अगर हमने सिंगल कोड यूज़ करना है तो हम टेक्स्ट के अंदर पहले बैक स्लैश लगा के उसके साथ सिंगल कोड लिखेंगे, जो तो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा सिंगल कोड। इसी तरह बैक स्लैश लगा के डबल कोड लगाएंगे टेक्स्ट के दरमियान में तो उसका रिजल्ट आएगा डबल कोड, और अगर हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे टेक्स्ट में तो उसका रिजल्ट आएगा सिंगल स्लैश। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है वी आर दी सो कॉल्ड वाइकिंग्स, और वाइकिंग्स से पहले उसने स्लैश लगाई है और डबल कोड यूज़ किया है, और वाइकिंग के बाद उसने बैक स्लैश लगा के डबल कोड ख़त्म किया है फ्रॉम द नॉर्थ डॉट। और जब इसका आउटपुट आएगा हमारे पास तो आउटपुट में आप देखें वी आर दी सो कॉल्ड वाइकिंग्स, और वाइकिंग्स ये डबल कोड में हुआ है। तो हमने स्ट्रिंग को तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को डबल कोड में रखना ही रखना है, और अगर हम उस टेक्स्ट के दरमियान में किसी टेक्स्ट को अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास स्लैश यूज़ होगी और डबल कोड यूज़ होगा। अगर सिंगल कोड में करना है तो स्लैश के साथ सिंगल कोड, और एंड भी उस वर्ड के बाद स्लैश के बाद सिंगल कोड के साथ।
तो इसी तरह फिर उसका आउटपुट वो डबल कोड में आ जाएगा। और नेक्स्ट में हमारे पास इस तरह एग्जांपल है, जहाँ इट्स ऑल राइट। तो इट्स ऑल राइट में हमने सिंगल कोड यूज़ करना था, तो हमने एस से पहले स्लैश लगाया और साथ में उसके सिंगल कोड लगाया। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इट्स यानी इट के बाद सिंगल कोड और एस, इट्स ऑल राइट का इसका आउटपुट होगा। और जो डबल स्लैश है उसमें हमारे पास आउटपुट में आएगा सिंगल स्लैश, द कैरेक्टर के बाद हमारे पास स्लैश आएगी और इज कॉल्ड बैक स्लैश। इस तरह हमारे पास कुछ और इसके करैक्टर्स हैं कुछ यूज़ करने के लिए। और न्यू लाइन को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश एन। रिटर्न करने के लिए हमारे पास है स्लैश आर। और अगर टैप वाली स्पेस देनी है हमने तो वो यूज़ होती है स्लैश टी के साथ। और बैक स्पेस अगर हमने करना है कोई वर्ड तो उसके लिए हम स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर एफ़ जो है बैक स्लैश एफ़ उसमें फॉर्म फीड होता है। तो इसको न्यू लाइन को हम ट्राई करते हैं। तो न्यू लाइन में जब हम ट्राई कर रहे हैं तो हेलो के बाद हमने स्लैश एन लगाया है। हेलो के बाद अब स्लैश एन के बाद यानी न्यू लाइन शुरू होगी और जो उससे आगे वर्ड है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। जैसे आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो फर्स्ट लाइन में, उसके बाद न्यू लाइन में वर्ड प्रिंट हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास जो टैब वाला है, टैब वाले में हमारे पास टैब की स्पेस होती है। जो सिंगल स्पेस वाले बटन के साथ स्पेस होती है वो कम होती है और जो टैब के साथ स्पेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब हम स्लैश टी यूज़ कर रहे हैं तो वो टैब वाली स्पेस आ रही है हेलो के बाद और वर्ड में। इसी तरह जब हमारे पास बैक स्पेस है, बैक स्पेस हम किसी वर्ड को कट करने के लिए उस लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम बैक स्पेस को यूज़ करते हैं तो जब हमने हेलो हेलो के जब जब हमने एक एल आ गया उस एल के बाद हमने यूज़ किया बैक स्पेस बी और एल। और इस तरह जो हमारे पास ये एल एक एल था वो यहाँ से बैक हो गया, यानी वो एक एल जो डिलीट हो गया। और इस स्लैश बी का यही फंक्शन है कि ये उस वर्ड को वहाँ से डिलीट कर सकता है। तो इसी तरह हमारे पास इसका अब जो आउटपुट आया वो आया हेलो वर्ल्ड, यानी लेकिन हेलो में एक एल आ रहा है क्योंकि हमने स्लैश बी यूज़ किया था। इसी तरह एक उसका जो एल था वो डिलीट हो गया, तो इसलिए हमारे पास ये एक एल के साथ हेलो लिखा आ रहा है और प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जावा मैथ के मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन। तो मैथ डॉट मैक्स के फंक्शन में जो हमारे पास होता है जो दो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में जो उनके उन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमारे पास हमने फंक्शन लगाया मेथड लगाया मैथ डॉट मैक्स का। तो मैक्स दो वैल्यूज़ हमें दी 5 और 10। हमें तो पता है इसमें 10 वैल्यू मैक्स है, तो जब हम उसके साथ मेथड मेथड लगा रहे हैं मैथ तो मैक्स का तो उसके आउटपुट में आ रहा है 10। इसी तरह हमारे पास मिनिमम का मेथड भी है, उसमें हम मैथ डॉट मिनी यूज़ करते हैं और वो दो वैल्यूज़ में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका आउटपुट दे देगा। इस तरह हमारे पास मैथ डॉट एस क्यू आर टी है किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने के लिए, तो उस वैल्यू की स्क्वायर रूट वो आउटपुट में देगा। जैसे हमारे पास है 64, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट के मेथड के साथ तो उसका आउटपुट आएगा 8। और इसी तरह हमारे पास ए बी एस जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो जब हम उनके साथ डॉट ए बी एस का फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आउटपुट में पॉजिटिव हो के आएगी। जैसे हमारे पास वैल्यू है -4.7 लेकिन हमने इसके साथ मेथड यूज़ किया है डॉट ए बी एस का तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है +4.7। इसी तरह हमारे पास रैंडम नंबर का मेथड भी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट रैंडम। और ब्रैकेट में हम कोई भी लिख सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर किसी दरमियान में चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो वो वैसे भी आ जाएगा हमारे पास। इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे हमने मैथ डॉट रैंडम लगाया और ब्रैकेट खाली छोड़ दी तो उसका आउटपुट हमें कोई भी वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको नेक्स्ट टाइम रन करेंगे नेक्स्ट टाइम कोई और वैल्यू रैंडमली आएगी। तो हर दफ़ा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके आंसर में कोई और वैल्यू आएगी एवरी टाइम। जैसे हमने इधर अगर हमें किसी वैल्यू के दरमियान में कोई वैल्यू चाहिए
तो अब इसको मैथ रैंडम की ब्रैकेट तो हम खाली रहने देंगे क्योंकि उसमें वैल्यू कोई आएगी रैंडमली। उसके बाद हम स्टैटिक लगा के उस वैल्यू से एक वैल्यू अगली लिख देंगे, यानी क्योंकि जावा में जो यूज़ होती है वो उस लोकेशन शुरू होती है वो तो ज़ीरो से होती है, तो इसलिए हम 101 कर रहे हैं ताकि ज़ीरो से 100 तक वैल्यूज़ यूज़ हों। इसलिए हमने 101 इधर यूज़ किया है, तो 101 वैल्यूज़ यूज़ होंगी, इसलिए ज़ीरो से 100 यूज़ होगा। तो इसका रैंडम जो आएगा वो ज़ीरो से 100 की वैल्यू में ही आएगा। जिस तरह 59 है वो अब ज़ीरो से 100 के दरमियान है, तो इसका नेक्स्ट टाइम इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट टाइम भी जो रैंडम वैल्यू आएगी वो ज़ीरो से 100 के दरमियान में ही आएगी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास टू टू वैल्यू आ रही है, ये भी ज़ीरो से 100 के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास बूलियन वैल्यू जिनका हमारे पास आउटपुट आता है ट्रू और फॉल्स में, तो बूलियन एक्सप्रेशन में हम ऑपरेटर यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू आ रहा है और फॉल्स आ रहा है। हमने दो इंटीजर वैल्यूज ली हैं, एक इंटीजर वैल्यू 10 है और दूसरी इंटीजर वैल्यू है 9। तो हमने मेथड यूज़ किया एक्स ग्रेटर देन वाई। तो हम जिसको प्रिंट करवाएंगे तो वो कंपाइलर चेक करेगा कि अगर 10 जो है एक्स यानी बड़ा है वाई से, तो इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ट्रू। जब हम इसको ट्राई करके देखते हैं तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। अगर हम इसको तो जो y की वैल्यू है उसको अगर हम बढ़ा दें, y की वैल्यू को जब हम चेंज करके 19 कर रहे हैं, तो जब अब हम इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि जो 10 है वो तो 19 से बड़ा नहीं है। तो जब इसका आउटपुट है वो आपके सामने फॉल्स आ रहा है। इसी तरह हमारे पास नीचे और ईजियर है कि हम सेव सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में उसका वैल्यू लिख सकते हैं। इंटीजर एक्स से इंटीजर वाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे 10 ग्रेटर देन 9, तो इसका तो ट्रू आ जाएगा। अगर हम लिख दें 9 ग्रेटर देन 10 तो इसका जो आंसर आएगा आउटपुट में वो आएगा फॉल्स। और अगर हम इक्वल इक्वल यानी दो बार इक्वल लिख के वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं किसी वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए। पहले तो हमने डिफाइन कर दिया एक्स इक्वल 10 है, तो अब हम इसमें मेथड लगा रहे हैं कि एक्स इक्वल इक्वल 10, ये वैल्यू इवैल्यूएट कर रहा है कि अगर ये 10 के इक्वल है तो इसका रिटर्न आ जाएगा ट्रू। और अगर हम यहाँ लिख दें एक्स इक्वल इक्वल 5, तो हमने वैल्यू तो असाइन की हुई है इसको 10, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका तो जो रिटर्न आएगा वो आएगा फॉल्स। जैसे नीचे हमारे पास हमने किया है 10 इक्वल इक्वल 15, क्योंकि 10 तो 15 के इक्वल नहीं होता, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ जावा की कंडीशन और इफ स्टेटमेंट्स। जैसे हमारे पास लेस देन है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं ए लेस देन बी लेस देन, और इक्वल टू उसमें हम यूज़ करते हैं ए और लेस देन का साइन साथ ही इक्वल, और फिर बी ग्रेटर देन में भी इसी तरह ए ग्रेटर का साइन और बी, और इक्वल टू में हम यूज़ करते हैं वैल्यूएट करने के लिए ए और डबल इक्वल यूज़ करते हैं। और अगर हमने करना है कि नॉट इक्वल है किसी चीज़ के तो हम उसके साथ यूज़ करते हैं ये, किसी वैल्यू को किसी वैल्यू के नॉट इक्वल टू करना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क उस वैल्यू को नॉट इक्वल टू में ले जाता है, साथ में उसके हम इक्वल भी यूज़ करते हैं। यूज़ इफ़ टू स्पेसिफाई या कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ यूज़ करेंगे और उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एल्स यूज़ करेंगे तो अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो नेक्स्ट किस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए एल्स यूज़ करेंगे। और अगर एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें एक और नई कंडीशन बता सकें। अगर वो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर नीचे वाली कंडीशन को चेक करें एल्स इफ ये वाली कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो इसी तरह हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है, और इफ़ के साथ हम कुछ भी लिख सकते हैं आगे ब्रैकेट में, और आगे कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। और याद रखें जो इफ़ है वो लोअर केस लेटर में यूज़ होता है हमेशा। अगर हम डबल अपर केस में लिख देंगे इफ़ तो वो जो कंपाइलर है वो हमारे पास जनरेट कर देगा एरर। ये हमारे पास एक कोड है 15 ग्रेटर देन 18, हमने कंडीशन लगाई है इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए 20 इज़ ग्रेटर देन 18। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो 20 है वो ग्रेटर देन 18 है, इसलिए हमारे पास प्रिंट हो गया। तो जब अगर हम इसको 2 ग्रेटर देन 18 कर देंगे तो हमारे पास जो नीचे वाला हमने लिखा है प्रिंट टू में कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है, तो हमारे पास ये प्रिंट नहीं होगा और आउटपुट में हमारे पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। देखिए, और इसी तरह हम आगे स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं कि अगर इंट एक्स इक्वल 20 और इंट वाई इक्वल 18 है तो हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो आंसर में आ जाए आउटपुट में एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो अगर कंडीशन वो चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे वाली लाइन को प्रिंट आउट कर देगा।
इस तरह हम एल स्टेट में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने पहले इंटीजर टाइम को लिया है, उसमें 20 वैल्यू दी है, अगर हमने लिखा है इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18 तो प्रिंट हो जाए गुड डे। ये कंडीशन है, कंडीशन ख़त्म हो रही है। और वो अब हमने दूसरी कंडीशन दी है एल्स। दूसरी कंडीशन एल्स में हमने लिखा है कि प्रिंट आउट कर दे गुड इवनिंग। यानी पहली कंडीशन थी कि अगर टाइम 18 से लेस है तो वो प्रिंट कर दे गुड डे। और अगर दूसरी कंडीशन में हम ये नहीं कर रहे कि ग्रेटर देन और लेस देन क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब पहली कंडीशन में तो टाइम 18 से लेस था, दूसरी कंडीशन में हम ये कर रहे हैं कि टाइम 18 से अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या प्रिंट हो। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा गुड इवनिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो है 20 तो 18 से लेस नहीं है, वो तो 20 से ग्रेटर है, इसलिए हमारे पास दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जावा के स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट्स में ये होता है कि पहले हम एक स्विच डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम केस बताते हैं और फिर वो केस उस वैल्यू के साथ मैच होता है, और जो दो मैच आ जाता है वो हमारा जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट में आ जाता है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। हमने एक स्विच किया इन डे इक्वल टू 4, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर का, उसके बाद हमने स्विच लगा दिया डे का। तो केस 1 में हमारे पास प्रिंट होगा मंडे, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेडनेसडे, इसी तरह सारे ये डेज हैं, 7 केसेस हैं। और हमारे पास जो डे था वो 4 था, तो इसमें वो वैल्यू इसमें इसके साथ करेगा मैच, और जो वैल्यू जिसके साथ मैच हो जाएगी वो वाला केस प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा थर्सडे, क्योंकि डे 4 हमारा जो इनपुट था वो यानी 4 था असाइन किया हुई वैल्यू, तो 4 केस के साथ हमारा जो आंसर है वो आएगा थर्सडे। तो जब वो किसी कीवर्ड पे आके स्विच मैच कर जाता है तो उसका कोड एग्जीक्यूट होके वहाँ पे ब्रेक कर जाता है। और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में भी हमारे पास हम रख सकते हैं, अगर कोई केस मैच ना हो तो हम एक डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं वैल्यू के। अगर हमने वैल्यू ली है 4, हमारे पास केस 6 है और केस 7 है, हमारे पास केस 4 तो है ही नहीं, तो अगर वो वैल्यू मैच ना हो तो हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐसा डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर वो मैचिंग ना हो तो उसकी जगह पे क्या प्रिंट हो। तो इस तरह हम डिफ़ॉल्ट असाइन किया है। तो अब डिफ़ॉल्ट में हमारे पास जो इसका प्रिंट आएगा वो आएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। हमारे पास आ जाती है वाइल लूप। वाइल लूप में हम एक कंडीशन बताते हैं और उसके बाद हम एक कोड दे देते हैं कि इसको जिस चीज़ को प्रिंट करवाना है, उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट कर देते हैं। और ये देखें, हमने पहले इंट आई को इक्वल किया 0 के, उसके बाद हमने वाइल लगा दिया कि आई है लेस देन 5 के, तो प्रिंट हो जाए आई और उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाए। पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इसकी इंक्रीमेंट होगी। इसके बाद हमारे पास है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में ये होता है कि इंट आई इक्वल 0 है डू, ये प्रिंट तो हो जाएगा, एक बार प्रिंट लाजमी होता है। डू वाइल और वाइल का ये डिफरेंस है कि वाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोड प्रिंट नहीं होगा, और डू वाइल लूप में एक बार उसका आउटपुट ज़रूर आएगा। तो डू वाइल लूप में हम जब चेक करते हैं तो इसमें तो पहले कंडीशन आ गया इक्वल 0, कंडीशन नहीं आई, पहले पहले इनिशलाइज हुआ है और उसके बाद हमने कर दिया कि आई प्रिंट हो जाए और आई प्लस प्लस के साथ। तो एंड में हमने उसकी कंडीशन लगाई वाइल के साथ कि आई लेस देन है 5 के साथ। इस तरह ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम इसको ये कर दें कि आई इक्वल है 5 के और आई लेस देन है इक्वल 0, आई को हम कर देते हैं आई लेस देन है 4 से। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास एक बार आई लाजमी ज़रूर प्रिंट होगा। अगर हम इसको डू डू वाइल लूप की जगह सिर्फ वाइल लूप में करते तो हमारे पास ये 5 वाला आंसर नहीं आना था। डू वाइल का यही है कि एक बार जो हमने वैल्यू दी है वो लाजमी प्रिंट होकर आएगी आउटपुट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर लूप। और फॉर लूप में होती है हमारे पास 3 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट होती है कि वो चीज़ जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो एक टाइम, दूसरी स्टेटमेंट में कंडीशन चेक हो, और तीसरी कंडीशन में जो होता है वो एग्जीक्यूट होने के बाद उसका नेक्स्ट चेक करे कि अब क्या करना है इसके साथ। तो पहले हमने किया है इंट आई को इक्वल 0, ये फर्स्ट कंडीशन होगी एग्जीक्यूशन की, और नेक्स्ट हमारे पास है आई लेस देन 5, ये डिफाइन द कंडीशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक। और जो स्टेटमेंट 3 है उसमें हमारे पास है कि अब ये जब कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या हो, आई प्लस प्लस, यानी पहले आई की वैल्यू जब 1 आएगी तो उसके बाद वो चेक करेगा आई लेस देन 5 है,
और उसके बाद हमारे पास आएगा आई प्लस प्लस, यानी उसके आई की एक वैल्यू इंक्रीज होकर अगली बारी में प्रिंट होगी। इसी तरह नेक्स्ट बारी में हमारे पास आई की एक और बार वैल्यू प्लस प्लस होकर प्रिंट होगी। जिस तरह हमारे पास आई इक्वल 0 है, आई और लेस देन और इक्वल टू 10 है, और हमारे पास है आई इक्वल आई प्लस 2। तो पहले हमारे पास आई प्रिंट होगा 0, फिर वो कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 10 से लेस या इक्वल है, वो कंडीशन ट्रू होगी। अब उसके बाद वो वैल्यू कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो आई में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है आई प्लस 2, यानी पहले 0 थी, तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 2, इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 2 का इंक्रीमेंट। फॉर ईच लूप का ये मतलब है कि हर चीज़ के लिए यानी लूप यूज़ होगी। तो इसमें हमारे पास हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की कार्स की, और कार्स में हमने एक अरे बनाई हुई है, और उस अरे में हमारे पास 4 कार्स के नेम है, वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड और माज़दा। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया, और उसमें हमने डिक्लेयर किया आई, और उसको हमने कार्स जो हमने ऊपर अरे बनाई थी उसके इक्वल कर दिया। तो हम जब अब से प्रिंट में हम करेंगे आई, तो आई में जो कार्स की सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी प्रिंट होके आउटपुट में आएंगी। ये देखें, तो पहले हमने कार्स अरे बनाई थी, उसमें हमने 4 कार के नाम रखे थे, और अब हमने फॉर ईच लूप यूज़ करते हुए उसको कार्स में कर दिया स्टोर, कार्स की वैल्यू को आई में स्टोर किया, और हमने आई को प्रिंट करवा दिया, और वो सारे नेम प्रिंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है जावा ब्रेक का कॉन्सेप्ट। तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास एक वैल्यू किसी वैल्यू के इक्वल आ जाएगी तो वहाँ ब्रेक हो जाएगी। जब हम ब्रेक का फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ हमने वैल्यू पहले आई को 0 सेट की, उसके बाद आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, और हमने कंडीशन लगा दी इफ़ आई इक्वल 0 आई इफ़ आई इक्वल 4, तो वहाँ पे ब्रेक लग जाए। तो इसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा, पहले 0, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, और जब 4 वैल्यू पे आएगा तो वो कंडीशन हमारे पास चेक होगी इफ आई इक्वल 4, तो वहाँ पे जो कोड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और जितना आउटपुट था सिर्फ उतना आउटपुट डिस्प्ले होगा, 0 1 2 और 3। अगर हम यहाँ पे लगा देते 6, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी थी वो 5 तक डिस्प्ले होनी थी, 0 1 2 3 और 4 और 5, क्योंकि जब आई की वैल्यू 6 के इक्वल इक्वल आ जानी थी तो वहाँ पे ब्रेक लग जानी थी, और पीछे वाली सारी वैल्यूज़ आउटपुट। और जावा कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि कंटिन्यू हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमने एक वैल्यू स्किप करनी हो। जैसे हमने यहाँ पे आई को 0 पे सेट किया, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी इफ आई इक्वल 4, तो वो हो जाए कंटिन्यू। तो जब हम इसका कोड देखते हैं तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0 1 2 3, 3 के बाद 4 पे लग रहा है, एक किस्म का ब्रेक लग रहा है, लेकिन 4 प्रिंट नहीं हो रहा, और अगला जो कोड है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू का ये फंक्शन है कि जिस वैल्यू पे हम कंटिन्यू लगाएंगे वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, और बाकी जो होगा वैल्यूज़ वो प्रिंट हो जाएंगी। जैसे अब अगर हम यहाँ पे 7 लगाएं तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से 10 तक, लेकिन उसमें 7 वाली वैल्यू नहीं आएगी। देखें 4 5 6 और उसके बाद 8 एंड 9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जावा की अरेज। अरेज को हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। हमने स्ट्रिंग की एक अरे डिफाइन की, और उसको हमने वेरिएबल का नाम सेट किया कार्स, यानी कार्स की अरे है, उसको हमने वैल्यूज़ दी हैं 4 वैल्यूज़, वो बीएमडब्ल्यू, फोर्ड और माजडा। इसी तरह हम इंटीजर्स की अरे भी कर सकते हैं डिफाइन। हम पहले इंटीजर लिख देंगे, उसके बाद अरे का वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद अरे का नाम, उसको हमने इंटीजर वैल्यूज़ दे दी। तो जब हमने उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे उसकी वैल्यूज़ को। जैसे हमने लिखना है, अब इसकी वैल्यू 0 को हमने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन कार्स, कार्स की अरे को वो लोकेट करेगा और उसमें जो ज़ीरोज़ की वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कराएगा। और 0 पे हमारे पास वैल्यू है वोल्वो। अगर यहाँ हम 2 लिखते हैं, 2 नंबर पे हमारे पास आएगा फोर्ड, हमारे पास फोर्ड की वैल्यू आउटपुट में आएगी, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर पे जो है वो है फोर्ड। इसी तरह अगर हम 3 लिख देंगे तो हमारे पास माजडा प्रिंट आउट होगा। और इसी तरह हम अरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्स का जो अरे है उसका जो 0 एलिमेंट है उसमें हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ वोल्वो है और हमने पूरी अरे डिफाइन की हुई है, उसके बाद हम कार्स का जो 0 वाला एलिमेंट है उसको हम रख सकते हैं ओपल के इक्वल, और जब हम प्रिंट आउट करवाएंगे तो यहाँ फर्स्ट में हमारे पास ओपल प्रिंट होगा और बाकी बीएमडब्ल्यू, फोर्ड और माज़दा ही प्रिंट होंगे। इस तरह हमारे पास आगे अरे लेंथ का मेथड भी है। अगर हमने अरे की लेंथ फाइंड करनी है
तो इसी तरह करेंगे, हमने पहले भी किया था। तो प्रिंट लाइन में हम लिख देंगे अरे का नाम और उसके साथ डॉट उसकी लेंथ लगा देंगे। तो आउटपुट में हमारे पास उसकी जो लेंथ है अरे में जितने एलिमेंट्स हैं वो। इसके बाद है लूप और अरे का फंक्शन, यानी कि हम लूप के ज़रिए अरे को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हमने यूज़ करना है स्ट्रिंग और कार्स किया, हमने नेम रखा हुआ है अरे का, उसमें हमने 4 कार्स के नाम रखे हुए हैं। अब हम वहाँ लूप लगा रहे हैं इंटीजर आई इक्वल 0, आई लेस देन कार्स जो लेंथ, यानी कार्स की जो कार्स अरे की जो लेंथ है उससे 1 लेस तक आई चलेगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी एक इटरेशन के बाद नेक्स्ट इटरेशन होगी। उसके बाद हमारे पास सिस्टम हमने प्रिंट लाइन किया कार्स आई, इसका जो आउटपुट आएगा वो इसकी चारों वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, वो BMW, फोर्ड और माज़दा। इस तरह हम लूप के ज़रिए अरे को प्रिंट आउट करा सकते हैं। इसी तरह हम लूप थ्रो एंड अरे फॉर ईच भी कर सकते हैं। जैसे हमने किया स्ट्रिंग कार्स और स्ट्रिंग हमने आई एक और नया डिफाइन किया फॉर लूप में, फॉर ईच लूप में, और उसको हमने कार्स के इक्वल कर दिया। अब जो कार्स वाली अरे है वो स्ट्रिंग आई में चली गई है और हम जब स्ट्रिंग आई को प्रिंट कराएंगे तो कार्स की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आई में प्रिंट होके आउटपुट में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है मल्टी डायमेंशनल अरेज। मल्टी डायमेंशनल अरेज में एक से ज़्यादा अरेज होंगी। उसको हम इस तरह करेंगे, इंटीजर अरेज है हमारे पास तो हमने उसके साथ 2 अरेज के वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद हमने उसका नेम डिफाइन किया, उसके बाद हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर हमने एक और कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हमने एक सेट लिखा, उसके बाद कोमा लगा के हमने फिर दोबारा दूसरा सेट लिखा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके बाद अब हम जो हमारे पास ये माई नंबर्स अरे हमने बनाई थी इसके अंदर 2 अरेज के एलिमेंट्स हैं, यानी एक अरे हमने जो डिफाइन किया उसके अंदर 2 और अरेज हैं, यानी ये 2D अरे है। तो जब हम इस 2D अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंट एक्स। हमने एक इंटीजर को डिफाइन कर दिया, उसको हमने वैल्यू दे रहे हैं माई नंबर्स, यानी माई नंबर्स तो अरे है। उसके बाद हम जो एक स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे हम कौन सी को एक्सेस करना चाह रहे हैं अरे। यहाँ अरे शुरू होगी 0 1 से और एलिमेंट्स भी 0 1 से शुरू होते हैं। जावा में इसका जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। तो 1 है तो 1 यानी जो सेकंड अरे है वो वाली चेक होगी और उसका जो सेकंड एलिमेंट है यानी थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स में तो वो सेकंड आएगा, तो इसका जो आउटपुट है वो इस लिहाज से 7 आएगा। और अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो इसका आउटपुट 6 आएगा। और शुरू वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट पहले होगी उसमें हम जो रे है उसका नंबर बताएंगे और सेकंड जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसमें हम एलिमेंट का नंबर बताएंगे। यहाँ हम 0 रख के अगर करेंगे तो हमारे पास इस फर्स्ट अरे के एलिमेंट्स यहाँ आउटपुट